मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का जियोग्राफी, जो चैप्टर आपका चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 कृषि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। बहुत ही मस्त चैप्टर है ये, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को रूबरू यानी कि देखे हुए हैं। क्योंकि गर्मियों के टाइम पे अगर वो गांव जाते हैं तो जाहिर सी बात है फसलें लगी रहती हैं और उसको कटाई होती है, जैसे गेहूं की फसल होती है ना, तो वो समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी जो शहर वाले हैं उनको समझाने की गारंटी मेरी है, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जो चैप्टर है आपका कृषि, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 4। समझते हैं कृषि क्या है। तो देखिए, कृषि में अभी आपने इमेज वगैरह देखा होगा या फिर आप मूवी वगैरह में देखते होंगे या फिर गांव में जाके देखते होंगे, तो इस टाइप से पहले जो होता था, खेती करने में 2 बैलों का यूज होता था, ताकि जैसे होता नहीं हल के द्वारा खेतों की जुताई कर सके। पहले इतना ट्रैक्टर वगैरह या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम पे मतलब बैलों के द्वारा खेतों को जोता जाता था। इसके अलावा बैलगाड़ियों के द्वारा वस्तुओं को ढोया जाता था। इसके अलावा मतलब सारा जो काम होता था जानवरों से मिला के ढोने वगैरह का काम सारा चीज़ होता था। आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमें भारी सामान लेके जाना है तो चलो जी ट्रैक्टर आ गया, और या फिर जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, जिसकी वजह से ढोलाई का काम स्टार्ट हो गया है। लेकिन पहले के टाइम पे ज़्यादातर जो था बैलगाड़ियों के द्वारा ही होता था। तो ये एक इमेज है जहाँ पे एक किसान है जो कि खेतों की जुताई कर रहा है। इसके पीछे एक हल लगा हुआ है और हल के द्वारा खेतों को जोत रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अगर आप देख के ही पहचान सकते हो कि वो फसल है जिसको बोलते हैं धान की फसल। धान जिसको पहले ना बीज बोया जाता है, तो इसका जब ये छोटा छोटा पौधा हो जाता है तो उसको उठा के क्या करते हैं, दूसरे खेतों में गाड़ते हैं और उसके बाद फसल अच्छी होने लगती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है जहाँ पे आप देख सकते हो जो बेहन होता है, बेहन बोलते हैं गांव में, और इसको निकाला जा रहा है और उसके बाद जो खेत होगा उसमें बोया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, धान अपना हो जाएगा। इसके अलावा आप साइड में देख सकते हो तीसरे नंबर पे, तो ये है गन्ने की खेती, जहाँ पे गन्ने के द्वारा आपको पता है चीनी, गुड़, बहुत प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। और इसको नॉर्मल वैसे ही व्रत में भी खाया जाता है। ठीक है, गन्ने का जूस आप देखते हो कि मिलता है। तो इत्यादि चीज़ें हैं, और ये सब होता किसकी वजह से है, कृषि की वजह से है। और ये सब आता किस में, प्राथमिक क्षेत्रक में आता है ना। प्राथमिक क्षेत्रक में एग्रीकल्चर पूरा आता है, जहाँ पे जो वस्तु होता है, जो कच्चा माल होता है, उसको उत्पादित किया जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए, कृषि के दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है या निहित है, क्योंकि भारत में बड़े पैमाने पर कृषि किया जाता है। कृषि पर प्राथमिक क्रिया है जो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो कि हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाने की वस्तुएं जो होती है वो उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि भी निर्यात के लिए किए जाते हैं। यानी कि कृषि एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे खाने की वस्तुएं बनाई जाती है। इसके अलावा वाणिज्य व्यापार के लिए, बेचने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें वो किया जाता है। इसके अलावा कृषि में खाद्य वस्तुएं और अखाद्य वस्तुएं दोनों ही उत्पादित किया जाता है। खाद्य वस्तुएं जिसको हम खा सकते हैं, और अखाद्य वस्तुएं जिनको हम खा तो नहीं सकते लेकिन उनका हम यूज कर सकते हैं पहनने में। जैसे आपको पता है कपास हो गया, ठीक है, जूट हो गया, तो इनको तो हम खा सकते नहीं है लेकिन इनका यूज कर सकते हैं, तो इस वजह से इनको अखाद्य वस्तुएं बोलते हैं। तो चीज़ें समझ में आई होगी, आई होप। आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं कृषि के प्रकार। कितने टाइप्स के होते हैं कृषि। तो यहाँ पे जो कृषि है 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा होता है गहन जीविका कृषि, और तीसरा होता है वाणिज्य कृषि। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। कृषि मैंने बताया कृषि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी कृषि होती है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब ये कौन सी कृषि होती है? पहले के टाइम पे क्या होता था, इतना ज़्यादा जब संसाधन नहीं होते थे, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था, तो वो खेतों को अच्छे से साफ नहीं कर पाते थे। तो वो क्या करते थे, जंगलों में निवास करते थे, और निवास करने के साथ साथ जंगलों में ही फसलों को उत्पादित करते थे। जंगलों को वो साफ करते थे, और साफ करने के बाद वो क्या करते थे, जंगल हो गया, पहाड़ी हो गई, इत्यादि चीज़ों को साफ करते थे, और साफ करने के बाद वहाँ पे जुताई करते थे।
जुताई करने के बाद वहाँ पे खेती करते थे और फिर फसलों को काटते थे और फसल काटने के बाद उनको जला के और वहाँ से वो चले जाते थे और फिर दूसरे जगह पे जाते थे, फिर वही प्रोसेस करते थे। क्यों करते थे? एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे क्यों जाते थे? क्योंकि जो उर्वरक शक्ति होती थी भूमि की वो कम हो जाती थी, जिसकी वजह से अगली बार फसल उत्पादित करेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा, इस वजह से वो उनको छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते थे। और फिर जहाँ दूसरी जगह पे जाते थे वहाँ पे भी सेम प्रोसेस, साफ किया, साफ करने के बाद फिर जुताई की, जुताई करने के बाद फसल बोए, फसल बोने के बाद फिर कटाई की, कटाई करने के बाद जो वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े होते थे उनको जला दिए जाते थे और फिर उनको छोड़कर चले जाते थे। यही होता था, इसी को बोलते थे झूम खेती। क्या बोलते थे? झूम खेती। ये आपको 11th-12th क्लास में भी मिलेगा हिस्ट्री में, झूम खेती। ठीक है, तो इसके अलावा इसको बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली, इसको कर्तन दहन प्रणाली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दूसरे कृषि की बात करते हैं, गहन जीविका कृषि। ये कृषि वो कृषि होती है जहाँ पे जो हमारा लैंड होता है, जो जमीन का टुकड़ा होता है वो कम होता है और इसी कम टुकड़े में ये जो कृषि करने वाले जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि इसमें इतना अच्छा संसाधनों का यूज करना है, इतने अच्छे बीजों का यूज करना है, इतने अच्छे से प्रोडक्शन करना है कि जो प्रोडक्शन है ना वो ज़्यादा हो। मतलब लैंड कम और प्रोडक्शन ज़्यादा निकालने के लिए वो अच्छे प्रकार के बीजों का यूज करते हैं। तो गहन जीविका कृषि वो कृषि होती है जहाँ पे जो भूमि होती है वो कम होती है और जो प्रोडक्शन होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है, यानी कि भूमि पे ज़्यादा दबाव देकर वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा लिया जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, अभी बस ऐसे नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि वो कृषि होती है जहाँ पे जो फसल उत्पादित की जाती है वो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। जैसे हो गया गन्ने की खेती, जैसे हो गया केले की खेती। ठीक है, तो जो भी खेती होती है वो व्यापार के उद्देश्य से होती है, वो सारी वाणिज्यिक कृषि में आती है। तो अब समझते हैं प्रारंभिक निर्वाह कृषि क्या है। तो इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यानी कि ये जो खेती होती है ना, जो जिसको मैंने बोला कर्तनदाह प्रणाली या झूम खेती जो मैंने बोला, ये कोई एक दो व्यक्ति नहीं कर पाता बल्कि समुदाय के सारे लोग मिल के करते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कर्तन दहन प्रणाली की बात करें तो इसी को कर्तन दहन प्रणाली बोलते हैं या फिर झूम खेती भी बोलते हैं। इस किसी जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे उत्पादित करने के बाद उसको जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। और कौन कौन से राज्यों में इस चीज़ को देखने को मिलता है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। ठीक है, और इसके अलावा इन्हीं सब चीज़ों में इनको क्या बोलते हैं? झूम बोलते हैं, झूम खेती का नाम दिया जाता है। यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के नाम दिए जाते हैं। तो ये होगी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला अगर बात करें तो गहन जीविका कृषि क्या होती है? गहन जीविका कृषि तो मैंने वही बताया, इस प्रकार की जो कृषि होती है उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा होती है और जो लैंड होता है कम होता है। और लैंड कम होता है तो यहाँ पे अच्छे बीजों का, अच्छे संसाधनों का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने की कोशिश की जाती है। तो यह श्रम गहन खेती होती है, श्रम गहन इसको ही बोलते हैं। यहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो जैव रासायनिक जो चीज़ें होती हैं, यूरिया हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ होती है उसको क्या कर, फर्टिलाइज़र हो गया, इन सब चीज़ों का यूज करके वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि में अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करता है। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। यानी कि इस प्रकार की जो भूमि होती है इस पर ज़्यादा दबाव होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादित करने की कोशिश की जाती है। आगे बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि मैंने बताया कि वो खेती जो पैसे कमाने के उद्देश्य से की जाती है या फिर बेचने के उद्देश्य से की जाती है। तो देखिए, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार लेने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है।
रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती आती है, मतलब खेती में आती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। एकल फसल का मतलब क्या है कि लंबे चौड़े जो खेत हैं उसमें एक ही प्रकार के चीज़ बोई जाएगी, चाहे वो गन्ना हो गया, चाहे वो केला हो गया, तो इत्यादि चीज़ें। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि जो है रोपड़ फसलें होते हैं या फिर वाणिज्य कृषि में आते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये खेती का वो खेती की गई है, किसकी की गई है, केले की। तो भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपड़ कृषि हुई है। ठीक है, तो वाणिज्य कृषि समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगर बात करें तो यहाँ पे ऋतुओं की अगर बात करें, 7 से ऋतु कितनी होती हैं जिसमें प्रोडक्शन होता है। तो देखिए 7 से अगर ऋतुओं की बात करें तो भारत में 3 7 से ऋतुएं हैं और इस प्रकार है, रबी, खरीफ और जायद। इस प्रकार से मतलब ऋतुओं के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। रबी की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं और जायद की फसलें होती हैं। अब रबी की फसलें कौन सी होती हैं? रबी की फसलें जो होती हैं उनका बोने का टाइम होता है या शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है। और काटने का समय क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल और जून के महीने में इसको काटा जाता है। फसल की अगर बात करें तो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों इत्यादि जो होती हैं ये रबी की फसलें में आती हैं। और कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो रबी प्रोडक्शन को ज़्यादा मतलब वो करते हैं? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में रबी की फसलें अच्छे प्रकार से बोई जाती हैं। तो रबी की फसलों की अगर बात करें तो मुख्य जो फसल है जो आप जानते हो वो कौन सी फसल है? गेहूं। क्योंकि हर घर में जाहिर सी बात है रोटी बनता ही होगा। और रबी की फसलों में सबसे मुख्य फसल जो आप सबसे मेन फसल मान सकते हो वो कौन सा है? गेहूं है। आगे अगर बात करें खरीफ की फसलें, तो आप जब भी रबी और खरीफ की बात हो ना, तो आप अपने माइंड में एक चीज़ याद रखना, जब भी रबी की फसलों की बात हो तो गेहूं याद रखना दिमाग में, तब आपको समझ में आ जाएगा। गेहूं का बोने का टाइम क्या होता है कि ठंड के टाइम पे बोया जाता है और गर्मी के टाइम पे काट लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप करके याद कर सकते हो। अच्छा, खरीफ की फसलों की अगर बात करें तो आप अपने माइंड में धान रखना, मतलब धान चावल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और जायद की फसलों की अगर बात करें तो जो तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ठीक है, इत्यादि चीज़ें जो हो गई वो जायद की फसलें में आ जाती हैं। ठीक है, खरीफ की फसलों को बोने का जो समय होता है मानसून के आगमन के साथ साथ इसको बोया जाता है। कौन कौन से टाइम पे? जून जुलाई के महीने में। आगे काटने का जो समय होता है सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अब आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ कि इस टाइम पे कौन सी फसल बोई गई होगी। ठीक है, अच्छा, फसलें कौन कौन सी होती है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग इत्यादि जो होती है खरीफ की फसलें में आती है। कौन कौन से राज्य हैं जो इन चीज़ों को उत्पादित करते हैं? तो हो गया असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश इत्यादि चीज़ें हैं। और इसका जो मुख्य फसल कौन है? चावल है, चावल। ठीक है, मुख्य फसल क्या है? चावल, जिसको क्या बोलते हैं? धान। धान से ही चावल होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब अगला अगर बात करें तो जायद की फसलें। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतुओं में बोई जाने वाली जो फसल होती है ये होती है जायद की फसलें। जायद ऋतु में मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां, चारे की फसलें बोई जाती हैं। चारे का मतलब समझते हो ना, जो पशुओं को खिलाया जाता है। ठीक है, तो उन सब वो चीज़ें बोई जाती हैं। और फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो जो तरबूज है, ठीक है, ये जो फसलें होती हैं ये रबी और खरीफ फसल के ऋतुओं के बीच में बोई जाती है। ठीक, तो ये हो गई आपकी जायद की फसलें। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य फसलें कौन कौन सी है, जो कि सबसे मेन जो फसलें जो इनको हम जानते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। मैंने बताया खाद्य वस्तुएं वो होती है जिनको खाने के उद्देश्य से बोई जाती है, अखाद्य वस्तुएं वो होती हैं जिनको खाने के नहीं बल्कि पहनने के उद्देश्य से, किसी और काम के उद्देश्य से बोई जाती है, जैसे कपास, जूट इत्यादि। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए खाद्य फसलें जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मोटे अनाज हो गए, दालें हो गए, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया इत्यादि जो होते हैं खाने की वस्तुएं होती हैं, इसलिए इनको खाद्य फसलें बोलते हैं। अखाद्य फसलें किसको बोलते हैं? जैसे कपास, जूट इत्यादि। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करेंगे जो ये मुख्य फसलें हैं उनमें एक एक करके कि चावल, गेहूँ और जो तिलहन,
जो मोटे फसलें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चावल की। और चावल होता किससे? धान से होता है। तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है। उगाने के लिए उच्चतम ताप और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, आर्द्रता का मतलब ये तरीके से आप समझ सकते हो कि इसको अगर प्रोडक्शन की रही बात, तो इस चीज़ को गन्ने मतलब सॉरी धान को उगाने के लिए ये किस टाइम पे बोया जाता है? तो ये जिस टाइम पे बारिश होता है ना, उस टाइम पे बोया जाता है। और इसको सबसे ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जब सबसे ज़्यादा पानी चलाया जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो चावल होता है अच्छा होता है। आगे बात करते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके उगाया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, उन क्षेत्रों में सिंचाई करके इन चीज़ों को उगाया जाता है। नहरों के जाल और कूप नलों के संगतता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। यानी कि जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाती है, वहाँ पे जो नहरें होती हैं वो बना दिया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन करने के लिए जो सिंचाई नहरों के माध्यम से संभव हो पाए। तो ये चीज़ हमें समझ में आया कि चावल धान से होता है। और धान को बोने के लिए धान जो है खरीफ की फसल है। और इसके अलावा इसके लिए पानी की नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं गेहूं, तो गेहूं एक प्रकार की रबी की फसलें हैं। तो यहाँ पे देखिए, गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह रबी की फसल होती है और रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि जो गेहूं होता है ये पकेगा तभी जब इसको सबसे ज़्यादा धूप लगता है। आगे बात करते हैं। मुख्यतः गेहूं उगाने के कौन कौन से राज्य हैं? जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गेहूं और चावल दोनों ही उगाए जाते हैं। ठीक है, बड़ी मात्रा में। नेक्स्ट बात करते हैं मोटे अनाज। ठीक है, जिसको मिलेट्स बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मोटे अनाज कौन से हो गए? जिनका जो दाना होता है वो मोटा होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ज्वार देश का तीसरा महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो यह फसल वर्षा पर निर्भर होता है। ठीक है, वर्षा पर निर्भर होता है। महाराष्ट्र राज्य इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और अन्य जो राज्य हैं जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया इत्यादि जो है जहाँ पे मोटे प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये ज्वार की खेती है। आपको चीज़ें समझ में आए इस वजह से मैंने ये इमेज लगाया, ताकि आप देख सको कि ये ज्वार की खेती कैसी होती है। उन बच्चों के लिए जो नहीं देखे हैं, बाकी जो गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो सारा चीज़ मतलब करना ही वही है, तो उनको तो ध्यान होगा ही होगा। तो बाकी मैंने इमेज लगा दिया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके अन्य मुख्य राज्य हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कर्नाटका रागी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद तमिलनाडु दूसरे नंबर पर उत्पादन करता है। तो ये जो है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये बाजरे की खेती है। ठीक है, जहाँ पे बाजरे को उगाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलूँ कि आप ना नेट पे सर्च करना, रागी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, रागी इसकी कौन सी फसल होती है, क्योंकि मैंने इसमें वो नहीं किया है, इमेज नहीं डाला है। आप नेट पे सर्च करके देखना। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ रागी कैसे होता है। इसमें ना 4 खाने ऐसे निकले रहते हैं, 1 2 3 4, और छोटे छोटे इसके जो बीज होते हैं ना, ये साइड में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये रागी होता है, जो कि रागी की फसलें होती हैं। तो हमें क्या समझ में आ गया? मोटे अनाज समझ में आ गया, इसके अलावा बाजरा समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो मक्का।
मक्के की अगर बात करें तो यह एक ऐसा फसल है जो कि खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि ये एक ऐसा फसल है जिनको खाद्यान्न के रूप में भी यूज करते हैं और चारे के रूप में भी इसका यूज करते हैं। जैसे ये जो होता है, ये जो भुट्टा होता है, ये तो खाने के रूप में आ जाता है, और इसके अलावा जो ये जो जिस पेड़ पे होता है उसको क्या करते हैं, हम पशुओं को भी खिला सकते हैं। ठीक है ना। आगे, यह एक खरीफ की फसल है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जिनसे कुछ राज्यों में बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में उगाई जाती है। यानी कि बिहार जैसा कुछ जो राज्य है जो कि मक्का रबी की ऋतु में भी उगा लेते हैं, वैसे खरीफ की फसलें हैं। आगे अगर बात करें तो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के उत्पादक राज्य हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि जो मक्का है खाद्यान्न और चारे के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यह एक खरीफ की फसलें हैं और ये किस मिट्टी पे होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर होती है। और जो बिहार है, बिहार जैसे कुछ राज्य हैं जो कि मक्का जो है रबी की जो ऋतु होती है उस टाइम पर भी मक्का उगा लेते हैं। जैसे कौन कौन से अन्य राज्य हैं, जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य जो राज्य हैं ये भी मक्के के उत्पादक राज्य में आते हैं। अब बात करते हैं दालों की, तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता वाला देश है। यहाँ पे प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है दालों का और उपभोग भी होता है। जैसे कि हमें पता है कि दाल जो हमारे घर में बनता है, विभिन्न प्रकार की दालें होती हैं। ठीक है, जैसे हो गया मटर की दाल हो गई, इसके अलावा चना हो गया, इसके अलावा मूंग की दाल हो गई, वो विभिन्न प्रकार की दालें होती हैं जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की दालें होते हैं। तो शाकाहारी खाने में दालें जो होती हैं सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। यानी कि जैसे आप अगर जिम वगैरह करते होंगे तो आपको पता होगा कि जिम में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है जो कि वेजिटेरियन है, जो कि मीट मांस नहीं खाता, तो जो ट्रेनर होता है वो सजेशन क्या देता है कि दाल खाया करो। ठीक है, सोयाबीन खाया करो, दालें खाया करो, दाल को पिया करो, तो इससे क्या होगा कि ये आपको शक्ति मिलेगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है दालों में। आगे बात करते हैं अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहन फसलें में आती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो इन राज्यों में विभिन्न प्रकार की दालों को उत्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गन्ना। गन्ने की अगर फसल की बात करें तो गन्ना एक उष्ण और उपपोषणी कटिबंधीय फसल है। मतलब क्या है कि ये ऐसा फसल है, इसको भी उगाने के लिए एक विशेष प्रकार का टेम्परेचर चाहिए। ना ज़्यादा गर्मी होना चाहिए, ना ज़्यादा बरसात होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंड होना चाहिए। और इसको उगाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का इसको टेम्परेचर चाहिए। और उसमें क्या होता है कि गन्ने का फसल होता है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इनको करने के लिए फसल में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जाता है और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें जो मेहनत है वो सबसे ज़्यादा होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि जो गन्ना है, गन्ने को उगाने के लिए विशेष प्रकार के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसमें श्रम ज़्यादा लगता है और इसमें काफ़ी सिंचाई करनी पड़ती है। तिलहन की अगर बात करें तो भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी और इसके अलावा बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य तिलहन फसलें हैं। और इसमें से जो मुख्य आप समझ सकते हो, जो कि हम सभी जानते हैं, जो सरसों होता है, सरसों। ठीक है, ये सरसों का खेत है जहाँ पे आप देख सकते हो जो इसके फूल होते हैं ये येलो रंग के होते हैं और इनसे ही जो हम ऑयल खाते हैं वो सारा चीज़ निकलता है। तो इसमें से अधिकतर खाद्य हैं और इसका प्रयोग, यानी कि इन जितनी भी चीज़ों की बात हुई है, जैसे मूंगफली हो गया, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी और बिनौला इत्यादि जो हैं, इनमें से अधिकतर जो हैं खाने वाले हैं, खाद्य पदार्थ हैं और इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मूंगफली खरीफ की फसल है जो कि देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी
फसल में प्राप्त होता है, यानी कि जो मूंगफली होता है एक प्रकार का खरीफ फसल है और जाहिर सी बात है हर जगह आपको मूंगफली देखने को मिलेगा और खाने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये समझ में आया हमें तिलहन। तिलहन में क्या है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। नेक्स्ट बात करें चाय। तो जैसा कि हर घर में आपको देखते हो या चाय बनती होगी या सुबह सुबह कॉफ़ी बनती होगी। तो चाय की खेती रोपड़ कृषि का उदाहरण है, जिसको रोपा जाता है और यह महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसलें हैं, यानी कि पेय पदार्थ का मतलब होता है पीने वाले। तो इस चाय पत्ती जो होता है चाय में डाला जाता है ना और उसके बाद उसको पिया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसलें हैं जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लेके आए थे, यानी कि अंग्रेज जब थे उस टाइम पे ये आया था। आज चाय की बागानों में अधिकतर भारतीय हैं, यानी कि हर जगह देखते हो चाय के बागानों में भारतीय हैं, क्योंकि भारतीय ही इसको जानते हैं किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं अच्छी प्रकार से। चाय के कुछ मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं जैसे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल इत्यादि जैसे राज्य हैं जहाँ पे जो चाय होता है, चाय की पत्ती होती है, वो अच्छे से उगाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉफ़ी। तो भारत विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। विश्व में जितना उत्पादन होता है उसमें से जो 4% कॉफ़ी का उत्पादन होता है वो भारत से ही होता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए सुविख्यात है और इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई है। तो आज की वीडियो का ये दूसरा क्वेश्चन है कि बाबा बुदन पहाड़ी कौन से राज्य में है। ठीक है, बाबा बुदन पहाड़ी कौन से राज्य में है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको लाइक करके बताऊंगा। ठीक है, कि वो सही है कि गलत है। बाकी गलत रहेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। बाकी आप कोशिश कीजिए इस चीज़ को बताने की। और ये कॉफ़ी देख सकते हो, कॉफ़ी का जो फल होता है इस प्रकार से लगता है। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसके अलावा एक मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ कि इन 3 राज्यों में से वो एक राज्य है जहाँ पे बाबा बुदन पहाड़ी है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको चाय और कॉफ़ी। बाकी अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर आपका पूरा ओवर हो जाएगा। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। A to Z सारी चीज़ मैंने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में कोई दिक्कत है, डाउट्स है कुछ भी प्रकार से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी सारा चीज़ डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताएं, तो अपने फ्रेंडों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।